नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने अलग तरीके से बताया हुआ है। आप यूट्यूब पे जाइए और आप टाइप करिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ टाइप करके, ठीक है। देखिए आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड बाय 2 पाई क्लासेस, तो क्लाउड के जितने भी क्वेश्चंस हैं ओके वो आपके आ जाएंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया और मैंने बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया। एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड बाय 2 पाई क्लासेस, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पे कमांड चाहिए तो आप इसको सर्च कर लो। यहाँ पे भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन अगर आपको कमांड चाहिए तो ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे क्लाउड वाले, इनको आप कर लीजिए अच्छी तरीके से। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे तो, ठीक। अब देखिए इसके अलावा भी मैंने एक नीचे भी पोस्ट किया था कुछ दिनों पहले, वो भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं, ये देखिए यहाँ कहीं, ठीक है। बहरहाल आप उसको देखते रहना। इधर आओ जरा, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ ये वाला, उसी कॉन्सेप्ट से मैं आपका क्वेश्चन करूँगा। देखिए होता क्या है, जैसे प्लेन मिरर होता है, ठीक। प्लेन मिरर में क्या होता है बताओ, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनती है। प्लेन मिरर आपने पढ़ा हुआ है, बताइए फिजिक्स में, फिजिक्स में आपने प्लेन मिरर पढ़ा हुआ है इस तरीके से। ये प्लेन मिरर होता है, ठीक। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, पॉइंट ओ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये जितने डिस्टेंस पे आपका उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनती है। यानी कि आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी पॉइंट ओ डैश पे, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का ऑब्जेक्ट का मिरर से और इमेज का मिरर से डिस्टेंस सेम होता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। अब सुनो, अब इसी को घुमा दीजिए इस तरीके से, रोटेट कर दीजिए। जब भी क्लाउड वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए, ठीक। अब सुनो, अरे भाई हो जाना सीधा भाई, चलो, अरे हो जा भाई सीधा, इसको सीधा मान लेना यार, है ना, ये थोड़ा तिरछा हो गया, सीधा मान लेना। अब देखो जरा, पता है इसमें क्या होगा, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, जब भी नीचे पानी भरा रहेगा, है ना, पानी भरा रहेगा, ऊपर क्लाउड है और क्लाउड का रिफ्लेक्शन पानी में आ रहा है, तो आपको ये करना है कि ये वाले पॉइंट पे आपको क्लाउड को सोचना है। क्लाउड क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक। और सुनिए, ये जो है ये क्या होता है, सरफेस ऑफ वाटर होता है। ये क्या होता है, हमेशा सरफेस ऑफ वाटर होता है। मतलब सरफेस ऑफ वाटर कैसा काम करेगा, मिरर जैसा, याद रखना। पानी के अंदर रिफ्लेक्शन दिखा, पानी में रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है ना, तो पानी का जो ऊपर वाला सरफेस है ना, प्लेन सरफेस, वो मिरर बन जाता है, ऐसा समझो। उसको मिरर जैसा मानते हुए तब सवाल को करते हैं। तो अब यहां से यानी कि पानी के सरफेस से क्लाउड की डिस्टेंस और पानी के सरफेस से रिफ्लेक्शन, मतलब जहां पे इमेज बन रही है, जहां क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड है, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड। रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड का मतलब है इमेज डिस्टेंस, ये आपको इक्वल मान के चलना है। मतलब यहां से यहां अगर जितना है, अगर ये h है या x है, जो भी है, यहां से यहां जितना होता है, ठीक है, उतना ही यहां से यहां होता है, याद रखना। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला आपका क्या होता है, इक्वल होता है। ये मानते हुए अब आप सवाल को हैंडल करिए, कोई भी सवाल होगा आपका हो जाएगा। तो क्या मैं करना शुरू करूं, आ जाओ जरा, देखो उसने क्या बोला आपसे, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द फ्लैट फॉर्म 3 मीटर, प्लेटफॉर्म नहीं भैया, प्लेटफॉर्म है ठीक है ना, 3 मीटर अबव द सर्फेस ऑफ अ लेक। तो सर्फेस ऑफ अ लेक ये रहा आपका, ये देखिए, ठीक। सरफेस ऑफ अ लेक मतलब नीचे पानी भरा हुआ है, तो ये क्या आपका सरफेस ऑफ लेक, और ये मिरर जैसा काम करेगा, सरफेस ऑफ लेक, और ये कैसा काम करेगा आपका, मिरर जैसा, ठीक। अब सुनो, अब एक आदमी वो 3 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक है, तो एक आदमी को 3 मीटर ऊपर लेके जाओ, यहां से ये 3 मीटर आप ऊपर लेके गए इस तरीके से, ठीक। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई आपकी क्या, 3 मीटर, ठीक। अब सुनो, ऑब्जर्व अ क्लाउड, अब क्लाउड को आप यहां मान लीजिए, क्लाउड को आप यहां मान लो, ये पॉइंट सी पे क्या है, क्लाउड है। मेरी बात ध्यान सुन लेना, ये बंदा वाटर सरफेस से 3 मीटर ऊपर जाकर यहां से क्लाउड को देखेगा, ये इस तरीके से। तो यार देखने दो उसको, लेकिन क्लाउड का रिफ्लेक्शन भी तो यहां बनेगा ना, ठीक। समझना जरा, ठीक। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, सुनो ध्यान से। आप क्लाउड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, किसके ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर, ठीक। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब सुनो, ये आपका मिरर है, तो मिरर से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वही इसके रिफ्लेक्शन की डिस्टेंस होगी। मतलब ये बंदा एक बार क्लाउड को देखेगा और एक बार रिफ्लेक्शन को देखेगा, तो रिफ्लेक्शन नीचे बनेगा ना, रिफ्लेक्शन कहां बनेगा, नीचे, मतलब पानी के अंदर बनेगा, यानी कि मिरर के पीछे बनेगा।
तो रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा बताओ? रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा इस तरीके से, ठीक। ये वाले पॉइंट को हम एस डी, ये वाले पॉइंट को हम डी बोल देते हैं सपोज, ठीक। तो डी से सी तक और डी से ये वाला पॉइंट हो गया आपका क्या, सी डैश। सी डैश क्या है, रिफ्लेक्शन है आपका। ये क्या है, क्लाउड है, ऑब्जेक्ट, ठीक। और ये क्या है, सी डैश, यानी कि क्या है, उसकी इमेज है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड है, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड है। अब सुनो ध्यान से, सुन लेना। सबसे पहला काम आप किया करो इस क्वेश्चन में कि यहां से एक सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कर दिया, और इसका कुछ ना कुछ नाम रख दो। मान लो इसका नाम तुमने एम रख दिया। अब सुनो ध्यान से, अगर ये 3 है तो एम से डी तक भी कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो मैं लिख देता हूं, ये भी आपका कितना हो जाएगा, एम डी भी कितना हो जाएगा आपका, 3 मीटर। सही है। बस अब कोई दिक्कत नहीं, अब जो सवाल में दिया उसको पढ़ लो। यहाँ मैन आता है वाटर सरफेस से 3 मीटर ऊपर, और यहाँ से एक बार क्लाउड को देखता है। तो यहाँ से एक बार उसने क्लाउड को देखा, तो क्लाउड को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, पढ़िए ध्यान से, पढ़िए। कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग a platform 3 meter above the surface of the lake observe a cloud and its reflection in the lake, then the angle of elevation of the cloud is equals to the angle of depression of its reflection। मतलब समझो कि यहां से बैठ के इसने क्लाउड को देखा, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये अगर थीटा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कितना है, थीटा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, ये देखिए, यहीं से बैठ के अगर ये क्लाउड को देखेगा, ये देखिए क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देखेगा, यहीं से बैठ के क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देखेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना यहां पे बनेगा, और ये भी थीटा है। मैंने नहीं बोला है, मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है, पढ़ लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। ओके, हाँ, हमें बताना है कि ये ट्रू एंड फॉल्स है। अब सुनो जरा ध्यान से, एक काम करो आप, एक काम करो, ऐसे मत करो आप। उसने ट्रू एंड फॉल्स का सवाल पूछा है ना, ट्रू एंड फॉल्स पूछा है ना, तो मान लो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा 1 है मान लो, ठीक। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, थीटा 2 है, ठीक। अब आपको चेक करना है ट्रू एंड फॉल्स बताने के लिए, चेक वेदर थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 और नॉट। ये बात वो पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो ट्रू कर देना, और इक्वल नहीं है तो फॉल्स कर देना, ठीक। तो ये चीज आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, सुनो मेरी बात को ध्यान से, देखो जरा, देखो ध्यान से। अगर मान लो यहां से यहां तक तुमने x, मान लो यहां से यहां तक तुमने h मान लिया है, ठीक। तो अभी अभी तुम्हें मैंने बताया था, पीछे देखो जरा मिरर का केस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां इक्वल होता है, ठीक। मतलब समझो d से लेके c तक, मैं लिख देता हूं डी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी सी डैश, डी सी डैश। अब डी सी कितना है, h+3, डी सी कितना है, h+3, तो यार डी सी डैश भी कितना हो जाएगा, h+3। तो डी सी डैश कितना हो जाएगा आपका, ये बस ध्यान रखना है आपको, h+3 मीटर्स, ये हो गया। और सुनो, यहां से यहां तक, अब ये वाले पॉइंट को ए मान लो जहां पे मैन बैठा हुआ है, और ये वाले पॉइंट को आप बी मान लीजिए। अब सुनिए ध्यान से, ए से एम तक, ये एम है आपका, एम है, ठीक। ए से एम को आप एक्स मान लीजिए, ठीक। अब आप ट्राइंगल एक बार ए सी एम ले लीजिए। सो इन ट्राइंगल ए सी एम tan थीटा 1 लगा दो, tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h बाय x, ठीक है, ये हो गया। और यहां से हमेशा आप इसकी वैल्यू निकाल लिया करो x की, क्योंकि x जो है ना वो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आएगा, यानी कि ए सी एम में भी आएगा और ए एम सी डैश में भी आएगा, अभी आप देखोगे। तो यहां से आप x निकाल लो, तो x इज इक्वल्स टू h अपॉन tan थीटा 1, ठीक। इसको इक्वेशन 1 बना लो। और इसी तरीके से अब आप ये वाला ट्राइंगल पकड़ लीजिए, कौन सा, ए एम सी डैश, इन ट्राइंगल ए एम सी डैश, ठीक। अब आप इसमें tan थीटा 2 लगा दो, तो tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना जरा, ये वाले ट्राइंगल में ए एम सी डैश में परपेंडिकुलर क्या है भाई, थीटा 2 के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एम सी डैश। तो एम सी डैश कितना दिखाई पड़ रहा है डायग्राम में, देखो जरा, एम से लेके सी डैश तक 3 और प्लस h+3, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, यह 3 + 3 6, तो h+6 आ जाएगा एम सी डैश। तो यही आपका परपेंडिकुलर है। तो एम सी डैश tan थीटा 2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस में कितना है, x है, ठीक। ये वाले ट्राइंगल में पकड़िएगा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू एम सी डैश कितना है आपका बताओ, h+6 बाय x। अब x इधर जाएगा और tan थीटा 2 इधर आएगा, तो h+c, c नहीं है 6 है,
एम सी डैश कितना था, एम सी डैश कितना था, एच प्लस सिक्स, ठीक। तो एच प्लस सिक्स बाय टेन थीटा टू, बाय टेन थीटा टू, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिएगा, देखिए ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आपको चेक करना था कि थीटा 1 थीटा 2 के इक्वल है कि नहीं। ध्यान सुनना, थीटा 1 थीटा 2 के इक्वल तभी होगा जब tan थीटा 1, जब tan थीटा 1, ये बात तो पता होगी ना आपको कि अगर tan थीटा 1 tan थीटा 2 के इक्वल आ गया भाई, अगर tan थीटा 1 tan थीटा 2 के इक्वल आया तभी तो थीटा 1 थीटा 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा आ गया, अगर ऐसा आया, दिस इंप्लाइज तभी आपका थीटा 1 थीटा 2 के इक्वल आया। तो यही हम चेक करने जा रहे हैं, यही हम चेक करने जा रहे हैं कि थीटा 1 थीटा 2 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो आओ चेक करते हैं। अब ध्यान से चेक करो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स एक्स है, तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एच अपॉन tan थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू एच प्लस सिक्स अपॉन tan थीटा 2। हाँ भाई बताना जरा, इसको इसके इक्वल क्यों कर दिया, क्योंकि ये भी एक्स के इक्वल है और ये भी एक्स के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब आप चेक करो जरा, यहां से कितना आ रहा है आपका, h अपॉन tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू एच प्लस सिक्स अपॉन tan थीटा 2। अब बताओ क्या थीटा 1 थीटा 2 के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? वाई? क्योंकि देखो अगर इसका न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कट जाता भाई, मान लो अगर ऐसा होता, मान लो अगर ऐसा आता मेरे पास h अपॉन tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू, मान लो अगर ऐसा होता h अपॉन tan थीटा 2, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन था तो उतना ही बताएंगे हम। तो एस एच कट जाता ना यार, तो ऊपर यहाँ 1 बचता, यहाँ 1 बचता, तो क्या हो जाता, 1 अपॉन tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा 2। तो हम क्या करते, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा 2 आ जाता। ऐसा तब होता जब ये दोनों मैच करते, लेकिन भैया अभी मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ h है और ये h प्लस सिक्स है, क्लियरली 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 h प्लस सिक्स इज ग्रेटर देन h। भैया h की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, देख लो जाके ध्यान से, h कोई तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये वाली, ठीक है। तो h प्लस सिक्स कुछ ना कुछ तो होगा, और जो भी h प्लस सिक्स होगा तो h से बड़ा होगा, यानी कि h प्लस सिक्स इज नॉट इक्वल्स टू h, ये h के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब tan थीटा 1, दिस इंप्लाइज tan थीटा 1 इज नॉट इक्वल्स टू tan थीटा 2। सही है, चेक कर लो, नहीं समझे? ये अगर इससे कटता तब तो ये दोनों इक्वल आते, बट कटेगा ही नहीं यार, क्योंकि दोनों बराबर ही नहीं है, h अलग चीज है, h प्लस सिक्स अलग चीज है। बस इतना ही करना है, ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक। तो tan थीटा 1 इज नॉट इक्वल्स टू tan थीटा 2, करेक्ट, ओके। तो ये चीज है, ओके। और अगर आपको और अच्छा करके दिखाना है तो आप और अच्छा करके दिखा दो, अगर आपको और अच्छा करना है तो tan थीटा 2 को इधर ले आओ और h को इधर ले आओ, तो ये क्या बनेगा, tan थीटा 2 बाय tan थीटा 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, h इसकी जगह और ये इसकी जगह, तो h प्लस सिक्स बाय, बताओ h प्लस सिक्स बाय h, सही है। अब ये h प्लस सिक्स बाय h जो भी होगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ये मानते हो कि नहीं? नहीं मानते हो? लो देख लो, दिखा देता हूँ मैं, tan थीटा 2 बाय tan थीटा 1। अब देखो h से h को काट मत देना, दो पार्ट में स्प्लिट करोगे, मतलब h बाय h, ये h के नीचे भी जाएगा, 6 के नीचे भी जाएगा, तो 6 अपॉन h, h से h कटेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6 अपॉन h, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि राइट हैंड साइड में 1 नहीं आ रहा, अगर 1 आ जाता, अगर राइट हैंड साइड में 1 आ जाता तब तो आप क्या बोलते हैं, जस्ट मैं एक बात बता रहा हूं आपको, अगर राइट हैंड साइड में 1 आ जाता तब तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, तो tan थीटा 1 इंटू 1, सो tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू tan थीटा 1 आ जाता। बट यहाँ पर जैसे समझ लो वैसे समझ लो, दोनों तरीके से बता दिया, तब आपका दोनों इक्वल आ जाता और आप क्या बोलते, थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या है बताओ, अभी तो राइट हैंड साइड में 1 नहीं भाई, राइट हैंड साइड में 1 से ज्यादा नंबर आ रहा है, क्योंकि 6 अपॉन h कोई तो नंबर होगा और वो 1 में ऐड होगा, तो ये नंबर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक। यानी कि क्या फाइनली आंसर आ रहा है, tan थीटा 2 बाय tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन, अब ध्यान सुनो, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 आ रही इसकी, तो अब इसको उधर भेजोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1 आ जाएगा। दोनों इक्वल थोड़ी ना आ रहे हैं यार, दोनों इक्वल थोड़ी ना आ रहे हैं, ठीक, दोनों इक्वल थोड़ी ना आ रहे हैं, ठीक, ये चीज़ है। यानी कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, क्योंकि tan की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन बस उसने पूछा था इक्वल है कि नहीं, तो हमने बता दिया।
फॉल्स हो गया, इक्वल नहीं है। उन्होंने बोला था कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऐसा वो बोल रहे थे अपने क्वेश्चन में। तो भैया हमने देखा कि दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो फॉल्स हो गया। ठीक, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, कर लीजिए।